गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने स्टार्ट किया था व्यावसायिक सेवाएँ क्या होती हैं, जिसमें हम बैंकिंग सेवाएँ पढ़ चुके हैं, बीमा के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके प्रकार सारे पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा संदेश वाहन सेवाएँ क्या होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संग्रहण सेवाएँ क्या होती हैं, यानी वेयर हाउसिंग सर्विसेज़ क्या होती हैं, ठीक है? तो जो आज इस वीडियो पे नया आया है, मैं उसको बता दूँ कि इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। संग्रहण सेवाएँ क्या होती हैं? देखो, जो लोग बिज़नेस वग़ैरह करते हैं, जो बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं, फिर बड़ी मात्रा में सामान कच्चे माल से उसको तैयार माल में बनाते हैं। वो जो भी माल बनाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हर मौसम में या फिर पूरे साल उनको उनका कच्चा माल मिलता रहे। जैसे हम लोग हैं, हम हर जैसे गेहूँ है, चावल है, हम पूरे साल खाते रहते हैं, तो हम थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खरीदते हैं। लेकिन जिससे हम खरीद रहे हैं, जो इसको बना रहा है, तो वो ज़रूरी नहीं है ना कि चावल हर पूरे साल उगे या फिर गेहूँ हर पूरे साल उगे। फिर कोई फल है या फिर कोई सब्ज़ी है, पूरे साल नहीं उगता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, ये लोग एक ही मौसम में जो चीज़ उग रही है, चाहे वो गर्मी है, सर्दी है, चाहे वो चावल है, आटा है, सॉरी जो चाहे वो धान है या फिर गेहूँ है, या सब्ज़ी है, फल है, क्या करते हैं, जिस मौसम में वो उगता है, उस मौसम में उसको वो बड़ी मात्रा में उगा लेते हैं, बहुत सारा इकट्ठा वो उगा लेते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, किसी एक जगह पर वो इकट्ठा रख देते हैं भरकर। फिर वो पूरे साल वो बेचते हैं और फिर पैसे कमाते हैं, ठीक है? तो जिस जगह पे वो रखते हैं उसको इकट्ठा करके सुरक्षित, ताकि वो पूरे साल सुरक्षित रहे और ग्राहकों को बेचते रहें, उस जगह को संग्रहण के नाम से जाना जाता है, यानी वेयर हाउसिंग, ठीक है? जिसे भंडार गृह भी कहते हैं। कि वहाँ वहाँ पर वो क्या करते हैं, अपनी बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने अनाज उगाया है, जो फल या सब्ज़ी उगाई है, जिसे वो पूरे साल बेचना चाहते हैं, वो उस भंडार गृह में इकट्ठा करके रख देते हैं और फिर वो पूरे साल अपने ग्राहकों को या फिर जो लोग खरीदते हैं उन्हें बेचते रहते हैं, ठीक है? और वो सुरक्षित रहता है। लेकिन भंडार गृह उनके खुद के भी होते हैं और ज़रूरी नहीं है ना खुद के भी हो। कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं जो अपना खुद का भंडार गृह बना लेते हैं और वो सिर्फ़ खुद ही यूज़ करते हैं, दूसरे को यूज़ नहीं करने देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो किराए पे ले लेते हैं, मतलब किसी दूसरे के भंडार गृह में रख देते हैं और वो किराया देते रहते हैं, ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है अच्छे से डिटेल में। संग्रहण का अर्थ माल को व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखने से इसका मतलब क्या है, संग्रहण मतलब जो उनका माल है, जो सामान है, उसको अच्छे से ढंग से सुरक्षित रखने का मतलब होता है संग्रहण सेवाएँ, ठीक है? वस्तुओं को एक विशेष स्थान पर व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखने की क्रिया को ही संग्रहण कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना कि मतलब एक विशेष जगह होती है, वो एक विशेष स्पेशल स्थान होता है या फिर कोई बड़ी बिल्डिंग या कमरा हो सकता है, जिसमें वो अपने माल को रखते हैं कच्चे तक, और वो माल अच्छे व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है और वो जब तक उसका इस्तेमाल ना किया जाए, वो सुरक्षित रहता है, और उसी प्रक्रिया को या उसी क्रिया को संग्रहण कहते हैं। जो संग्रहालय होता है, उसे भंडार गृह भी कहते हैं, ठीक है? अगर संग्रहालय आ जाए क्वेश्चन से, तब उसको भंडार गृह होता है, और भंडार गृह आ जाए तो वो भी संग्रहालय, यानी सेम मतलब होता है एक ही, ठीक है? ऐसे भवन जिनमें कच्चा माल व तैयार माल उस समय तक सुरक्षित रखा जाता है जब तक कि माल के स्वामी द्वारा उसकी मांग ना की जाए। इसका मतलब यही है कि अगर वो किराए पे रख रहे हैं या फिर खुद का भंडार गृह है, तब तक उस माल को उस जगह पे रखे रखते हैं, जब तक उसका मालिक, यानी जो सामान रखा हुआ है, उस सामान का मालिक आ ना जाए और वो उस सामान को लेने की मांग ना करे, तब तक वो उस जगह पे माल रखा रहता है और वो सुरक्षित रहता है और वो अच्छे ढंग से रहता है, ठीक है? तो जो लोग किराए पे रखते हैं, वो उसकी काफ़ी अच्छे से केयर देखभाल करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं आदर्श संग्रहालय की विशेषताएँ। इसका मतलब ये है कि एक अच्छा संग्रहालय, एक अच्छा भंडार गृह कैसा होता है, ठीक है? वो हम पढ़ेंगे। तो देखो, इसका मतलब क्या है? पहला है उचित स्थान, यानी भंडार गृह का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जो कि क्रेताओं और विक्रेताओं के समीप हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप भंडार गृह, यानी जो भंडार गृह होते हैं, संग्रहालय होते हैं, अगर आप इसका बिज़नेस करना चाहते हो कि आपको भंडार गृह खोलने हैं बहुत सारे, ताकि आप दूसरे व्यापारियों का माल अपने उस भंडार गृह में इकट्ठा रख सको और बदले में किराया ले सको, ठीक है? तो उसके लिए आपको एक उचित स्थान चुनना चाहिए, एक अच्छा स्थान ऐसी जगह पे बनाना चाहिए भंडार गृह, जहाँ पर क्रेता, यानी जो माल खरीदने वाले लोग हैं या फिर जो माल बेचने वाले लोग हैं, उनके आस-पास ही हो, ताकि वो आपके भंडार गृह में अपना सामान, अपना माल रख सकें, ठीक है? यानी दूर होगा तो फिर नहीं आ पाते हैं ना, तो ऐसे लोग ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा क्रेता, यानी ज़्यादा माल को खरीदने वाले और बेचने वाले लोग रहते हों, ताकि वो अपना माल आपके भंडार गृह में रख सकें। दूसरा है सुरक्षित। भंडार गृह आग, पानी, गर्मी, नमी व कीड़े-मकोड़ों से सुरक्षित रखना चाहिए। यानी अगर आप भंडार गृह रखने का काम करते हो, तो आपको
उस जो जिसका वो माल रखा हुआ है आपके भंडार गृह में, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। उसके लिए आप उसके माल को आग से बचा के रखना है, पानी से, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, नमी या गर्मी से, कीड़े-मकोड़े से। तो आप उसमें ना समय-समय पर दवाई डालो या फिर जैसे भी करो, लेकिन आपको उस माल को सुरक्षित रखना है, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, सुरक्षित रहेगा तो आपकी इमेज बढ़ेगी और आपकी मतलब पहचान अच्छी होगी आपके भंडार गृह की, और ज़्यादा से ज़्यादा माल आपके भंडार गृह में आएगा। ठीक है? फिर है माल की उचित देखभाल। गोदामों में समय-समय पर दवाइयाँ आदि छिड़कने की व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चित समय के बाद गोदाम में रखे माल का चारों ओर निरीक्षण होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस माल की आप देखभाल कर रहे हो, जिस माल के बदले आप किराया ले रहे हो, उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, ताकि उसमें कीड़े-मकोड़े ना लग जाएँ। दवाइयाँ वगैरह डालनी चाहिए। समय-समय पर उस गोदाम के आपको मतलब निरीक्षण करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कि सामान ढंग से रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है। ठीक है? जो आपके कर्मचारी हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, माल की देखभाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अब है परिवहन के समीप। संग्रहालयों का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसका मतलब है परिवहन मतलब गाड़ियाँ वगैरह, ताकि माल को ढोने में आसानी हो, ताकि जो लोग आप माल लेने आएंगे वो आसानी से लेके जा सकें। तो मतलब संग्रहालय जो आप खोल रहे हो, भंडार गृह, वो ऐसी जगह पे खोलो जहाँ पे परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में मिल सके, यानी जो लोग आएँ, जो अपना माल रखेंगे, उन्हें अपने माल को ढोने में आसानी रहे, गाड़ियाँ आसानी से मिल सके। ठीक है? यानी ऐसी जगह होता है ना कि एकदम गाँव के अंदर है या फिर ऐसे जंगलों में जहाँ गाड़ियाँ आ ही नहीं सकती, तो ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब है शीघ्र उपलब्धता। संग्रहालय किसी ऐसे प्रचलित स्थान पर होना चाहिए जहाँ क्रेता विक्रेता व वाहन चालक आसानी से और शीघ्रता से पहुँच सके। इसका मतलब यही है कि भीड़-भाड़ जगह जहाँ पे हो, जहाँ ज़्यादा लोग आते-जाते हों, जहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह चलती हों, ऐसी जगह पे होना चाहिए, ताकि जो माल खरीदने और बेचने वाले लोग हैं या फिर जो गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं वो लोग हैं, वो आसानी से वहाँ पहुँच सकें। ऐसी जगह पर होना चाहिए। ठीक है? अब है संग्रहालय के कार्य, यानी जो संग्रहण है, जो भंडार गृह है आपका, वो क्यों बनाया जाता है, क्या काम करते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, तो हम वो जानते हैं। पहला है समय उपयोगिता का सृजन। वस्तुएं कुछ ऐसी होती हैं जो एक विशेष समय पर ही उपलब्ध होती हैं, जबकि इनका उपयोग पूरे वर्ष तक रहता है। उत्पादन और उपभोग के समय के अंतर तक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का कार्य भंडार गृह द्वारा ही किया जाता है। देखो इसका मतलब क्या है, समय उपयोगिता का सृजन, मतलब बताया था ना कि जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं खाने में, पहनने में, जितनी भी चीज़ें हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं या फिर कोई अनाज है, फिर कपड़े हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एक हर मौसम में उगती रहे, यानी पूरे साल 12 महीने उगती हैं वो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सिर्फ़ गर्मियों में उगती है, कुछ ऐसी होती है जो बरसात के मौसम में उगती हैं, कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ़ सर्दियों में उगती है। तो ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठा उस चीज़ को उगा लेते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, फिर वो क्या करते हैं कि जब जब माल वो बनाते हैं, उगाते हैं, उस समय से लेके और ग्राहकों को बेचने तक, यानी उस माल के ख़त्म होने तक जो बीच का अंतर होता है, तो मतलब काफ़ी लंबा समय भी हो सकता है ना, सालों, महीनों हो सकते हैं, तो माल ख़राब भी हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, ताकि वो माल ख़राब ना हो और ग्राहकों तक अच्छे से उपयोग हो सके, तो वो क्या करते हैं, भंडार गृह का इस्तेमाल करते हैं, यानी अपना माल भंडार गृहों में रख देते हैं, ताकि वो वहाँ सुरक्षित रहे और धीरे-धीरे, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में वो निकालते रहें और ग्राहकों को बेचते रहें। इससे क्या होता है, समय बचता है, यानी एक समय में बहुत सारा माल उगा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, यानी अधिक लाभ कमा पाते हैं वो। ठीक है? अब है माँग और पूर्ति में समन्वय। मतलब जब कभी बाज़ार में वस्तुओं की माँग कम होती है, तो अतिरिक्त वस्तुओं को भंडार गृह में रख दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर भंडार गृह से निकाल कर वस्तुओं की पूर्ति की जाती है। इसका मतलब क्या है, माँग और पूर्ति, मतलब माँग मतलब कि ग्राहक कितनी माँग करता है, कितना उस चीज़ को खरीद रहा है। जो व्यापारी है, जो जिस चीज़ को उगा रहा है, जिस चीज़ को बेच रहा है, वो चीज़ कितनी है, माँग कितनी है बाज़ार में, लोग कितना खरीद रहे हैं, उसको कितनी माँगते हैं, कितना मतलब डिमांड कितनी है, ठीक है? और पूर्ति मतलब कितना उन्होंने उगाया है उस चीज़ को। जैसे किसान हैं, हम किसानों से मान लो अनाज खरीदते हैं, ये जो जितना हम खरीद रहे हैं, माँग है हमारी, उसे कहते हैं डिमांड, यानी माँग। पूर्ति मतलब सप्लाई, कि वो लोग कितना बना रहे हैं उसको, कितना उगा रहे हैं, कितनी बड़ी मात्रा में उस माल को उगा रहे हैं, ठीक है? मान लो कभी बाज़ार में जो वस्तु वो लोग बना रहे हैं, जो उगा रहे हैं, जो बेचते हैं, उसकी माँग कम हो जाए, यानी लोग कम खरीदना शुरू कर दें, खरीदते ही नहीं है, कम हो जाए बहुत ज़्यादा, तो क्या करते हैं, अगर उनके पास बहुत सारा रखा हुआ है वही माल, तो वो क्या करते हैं, भंडार गृहों में रख देते हैं, ताकि वो सुरक्षित रहता है और जब भी माँग बढ़ती है, जब लोग उसको खरीदना शुरू कर देते हैं, फिर वो बेच सकते हैं उसको, ठीक है? इसका मतलब आवश्यकता पड़ने पर भंडार गृह से निकाल कर वस्तुओं की पूर्ति की जाती है। पूर्ति मतलब वो बेचना शुरू कर देते हैं फिर, ठीक है? वित्तीय सहायता। अब आता है वित्तीय सहायता, मतलब पैसों के लिए हेल्प।
व्यापारी को रुपये की आवश्यकता पड़ने पर माल जमानत के रूप में गोदाम में रखकर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। यदि व्यापारी ऋण के भुगतान में असमर्थ रहता है तो बैंक माल को बेचकर रुपया वसूल कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो जो व्यापारी है जिसने भंडार गृह में अपना माल रखा हुआ है, तो बदले में एक रसीद या रिसिप्ट भी मिलती है ना, कि मतलब भंडार गृह के पास भी एक रिसिप्ट रहती है और उस व्यापारी के पास भी जिसका माल है, ताकि प्रूफ रहता है कि हाँ हमारे भंडार गृह में इस व्यापारी का माल रखा हुआ है, और व्यापारी के पास प्रूफ रहता है कि मेरा माल इस भंडार गृह में रखा हुआ है। तो जो व्यापारी है अगर उसको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, उसको लोन लेना है बैंक से, तो वो गारंटी के रूप में उस रसीद को बैंक वालों को दे सकता है कि मेरा माल इस भंडार गृह में रखा हुआ है, अगर मैं आपका लोन नहीं चुका पाऊँ तो आप इस रसीद के द्वारा जो मेरा सारा माल उस भंडार गृह से निकाल सकते हो और बेच सकते हो और अपना पैसा वसूल सकते हो। ठीक है, तो मतलब लोन लेने में यानी वित्तीय सहायता में भी मदद करता है। अब है कच्चे माल का संग्रहण। इसका मतलब होता है कि ऐसा कच्चा माल जिसका उपयोग पूरे वर्ष तक होता है लेकिन उत्पादन किसी विशेष समय पर ही होता है, फसल के समय संग्रहालय में सुरक्षित रख लिया जाता है। मान लो कोई किसान है और वो जो उगा रहा है, जो भी अनाज उगा रहा है, किसी एक ही मौसम में उगता है, लेकिन उसका उपयोग पूरे साल होता है। जैसे गेहूँ चावल पूरे साल खाते हैं हम लोग, लेकिन वो उगता किसी एक ही मौसम में है। तो वो लोग क्या करते हैं, किसान लोग, वो एक ही समय में यानी उस मौसम में उसको बहुत सारा उगा लेते हैं और फिर वो पूरे साल उसको बेचते हैं, लेकिन ख़राब होने से बचाने के लिए वो संग्रहालय यानी भंडार गृहों में रख देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे और पूरे साल उसको बेचते रहे। ठीक है, और होता है शीघ्र नाशवान वस्तुओं का संग्रह। शीघ्र नाशवान वस्तुओं को शीत संग्रहालयों में सुरक्षित रखकर लंबे समय तक उनका प्रयोग संभव बनाया जा सकता है। शीघ्र नाशवान मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसी अनाज होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, यानी शीघ्र नाशवान यानी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो उन वस्तुओं को जल्दी ख़राब ना हो इससे बचाने के लिए वो भंडार गृह में रख देते हैं। शीत संग्रहालय मतलब कुछ ठंडे, जो ठंडी जगह होती हैं, कुछ ऐसे भंडार गृह होते हैं जो ठंडी जगह पर बनाते हैं और फिर ठंडी जगह का वो कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि वो भंडार गृह ठंडे रहे और उसमें जो रखी हुई वस्तुएँ है वो ठीक रहे, मतलब ख़राब ना हो, नष्ट ना हो। तो शीघ्र नाशवान वस्तुओं को शीत संग्रहालयों में सुरक्षित रखकर लंबे समय तक उनका प्रयोग किया जा सकता है। मान लो कुछ ऐसी वस्तुएँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जल्दी ख़राब ना हो इसलिए शीत संग्रहालय, ठंडे संग्रहालय में रखकर उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख पाते हैं और प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम भंडार गृहों के विभिन्न प्रकार के। हमने ये तो पढ़ लिया कि भंडार गृह क्या होता है और वो क्या काम करते हैं, भंडार गृह का क्या कार्य होता है, ठीक है, और उनकी विशेषताएं क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो भंडार गृह होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि कुछ भंडार गृह ऐसे होते हैं जो व्यापारी खुद अपने लिए ही बनाते हैं और किसी दूसरे को इस्तेमाल नहीं करने देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे मतलब पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, पूरी जनता के लिए बनाए जाते हैं और वो लोग अपना सामान रखते हैं और बदले में किराया देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ सरकार के लिए होते हैं, सरकारी लोग बनाते हैं, सरकारी माल होता है उसको रखा जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ लोग यानी मान लो 100-200 लोग हैं, वो मिलकर एक भंडार गृह बनाते हैं और जो लोग मिलकर उस भंडार गृह बना रहे हैं, मान लो 100 लोग हैं, उन्होंने मिलके एक भंडार गृह बनाया है, तो उस भंडार गृह में सिर्फ़ वो 100 लोग ही अपना माल रख सकते हैं, यानी थोड़ा-थोड़ा पैसा लेके उन 100 लोग एक-दूसरे से एक भंडार गृह बना देते हैं और अपना माल उसमें रख देते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं उन्हें क्या-क्या कहते हैं। पहला है सरकारी भंडार गृह, तो नाम से ये सरकारी यानी सरकार के लिए। ये भंडार गृह सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य सरकारी माल का भंडारण करना होता है। ठीक है, समझ आ गया ना। इनका उद्देश्य क्या होता है कि ये जो भंडार गृह होते हैं सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और इन सरकारी भंडार गृह में सिर्फ सरकार का माल ही रखा जाता है और किसी का नहीं। ठीक है, यानी इनका उद्देश्य भी यही होता है कि सरकारी माल है जिसमें सिर्फ सरकार का ही स्वामित्व है, तो सिर्फ सरकार का ही हक है उस माल पे, उसी माल को इस भंडार गृह में रखा जाता है। जैसे भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य व्यापार निगम, ये सारे इनका उद्देश्य गोदाम होता है, इनका उद्देश्य होता है इन सब गोदाम बनाना और उसमें सरकार का माल रखना। ठीक है, दूसरा है निजी भंडार गृह। निजी मतलब प्राइवेट, पर्सनल, अपना खुद का। ये भंडार गृह व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए बनवाते हैं। इनमें अन्य व्यापारी अपना माल नहीं रख सकते, मतलब प्राइवेट खुद, जैसे आप अकेला आप बिजनेस करते हो, आप निजी भंडार गृह बना रहे हो अपना सिर्फ, और इसमें आप सिर्फ अपना ही माल रखोगे, इसे दूसरे को नहीं रखने देते, उसे कहते हैं निजी भंडार गृह। दूसरा आता है सार्वजनिक भंडार गृह। सार्वजनिक मतलब देखो ये था गवर्नमेंट यानी सरकारी, ये सार्वजनिक यानी पब्लिक यानी जनता के लिए होता है। ये भंडार गृह सरकार या किसी कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति इनका लाभ उठा सकता है, यानी जो सार्वजनिक भंडार गृह होते हैं
ये सरकार के द्वारा या फिर किसी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन ये सार्वजनिक होते हैं, पब्लिकली होते हैं। इसमें जनता का कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति अपना माल रख सकता है और बदले में किराया लेते हैं लोग, ठीक है। अब है सहकारी भंडार गृह। कुछ व्यक्ति मिलकर आपसी लाभ के लिए एक समिति की स्थापना करते हैं। इनका उद्देश्य अपने सदस्यों के प्रयोग के लिए भंडार गृह निर्मित किए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है, सहकारी भंडार गृह होते हैं, ये कुछ लोग मिलकर एक भंडार गृह बनाते हैं और उसमें अपना ही एक दूसरे का माल रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 100 लोग हैं, जैसे बताया था अभी मैंने, 100 लोग हैं और वो थोड़ा-थोड़ा पैसा एक दूसरे से लेकर एक भंडार गृह खोलते हैं और उसमें अपना ही माल, एक दूसरे का माल रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, ठीक है। तो अब हमने 4 पढ़ लिए कि भंडार गृह क्या होते हैं। 5वां है बंधक भंडार गृह। तो बंधक भंडार गृह क्या मतलब होता है कि जैसे कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो विदेशों में व्यापार करते हैं, कि मतलब आयात निर्यात करना, यानी विदेशों से माल खरीदना, विदेशों में माल बेचना। तो उनके ऊपर ना कर दिया जाता है कि वो जो विदेशों में माल बेच रहे हैं वो सरकार को कर देंगे, उस पर टैक्स देते हैं। या फिर माल भारत के जो व्यापारी हैं वो अगर विदेशों से माल मंगवा रहे हैं तो उस पर भी कर होता है, ठीक है। जो बंदरगाह होते हैं, जो रास्ते होते हैं जिसके द्वारा वो माल को दूसरे देश से मंगवाते हैं फिर दूसरे देश में बेचते हैं, वहाँ पे एक भंडार गृह बनाया होता है। यानी उस बंदरगाह पर एक भंडार गृह बना होता है जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है कि उस भंडार गृह से आगे तभी आप माल ले जा सकते हो कि आपने जो माल मंगवाया है या फिर जो आपने माल दूसरे देश में बेचा है उसका टैक्स सरकार को भुगतान करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो आपने किसी दूसरे देश से माल मंगवाया है और उसका टैक्स आपने नहीं दिया, तो जब तक आप उसका टैक्स नहीं दे देते तब तक आपका माल उस बंधक भंडार गृह में रखा रहता है। सरकार आपका माल वहाँ पे क्या कहते हैं कि मतलब आपका माल लेकर उस भंडार गृह में रख लेते हैं और तब तक आपका माल नहीं छोड़ते जब तक आप उसका टैक्स ना दे दें। उसे कहते हैं बंधक भंडार गृह। देखो, इनका उद्देश्य करों का भुगतान न करने के कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा माल को रोक कर रखना है, ठीक है। समझ गए ना, मतलब टैक्स देना होता है, कर देना होता है उन लोगों को जो विदेशों के साथ व्यापार करते हैं, यानी आयात निर्यात करते हैं, ठीक है, माल को मंगाते हैं फिर बेचते हैं। तो अगर वो कर का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, उस जो माल मंगाया है फिर जो माल बेचा है उसका भुगतान नहीं किया है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक भंडार गृह होता है जहाँ जिस रास्ते से वो माल मंगवाते हैं फिर बेचते हैं। तो सरकारी अधिकारी द्वारा क्या करते हैं, वो लोग उनका माल उस भंडार गृह में रख लेते हैं रोक कर, जब तक वो कर ना चुका दें। बंधक भंडार गृह का संबंध 2 तरह के करों के साथ है, उत्पादन कर और सीमा शुल्क, ठीक है। देखो, जब तक इन करों का भुगतान नहीं किया जाता माल को भंडार गृह में सरकारी अधिकारियों द्वारा रोक लिया जाता है। मतलब 2 तरह के कर देने होते हैं व्यापारी को, एक होता है उत्पादन कर और एक होता है सीमा शुल्क। जब तक ये इनका कर ना दे दे, जब तक इनका टैक्स ना चुका दे, तब तक ये व्यापारियों का माल जो सरकारी अधिकारी हैं उस भंडार गृह में रोक कर रखते हैं। तो ये कर क्या होते हैं, देखो, उत्पादन कर और सीमा शुल्क क्या होते हैं। उत्पादन कर क्या होते हैं, देखो, इन भंडार गृह को निर्माण उन उद्योगों के लिए किया जाता है जिन्हें माल के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे उत्पादकों के समक्ष 2 विकल्प होते हैं, या तो उत्पादित माल पर तुरंत उत्पादन शुल्क का भुगतान करें या फिर उत्पादित माल को बंधक भंडार गृह में रख दें और माल की बिक्री के साथ साथ कर का भुगतान करके माल को छुड़वाते जाएं। उत्पादन कर मतलब कि मान लो कि उन्होंने जो माल बनाया है, जो उत्पादन किया है, उस पे एक कर लगाया जाता है कि या तो आप उसका कर दो सरकार को, या फिर जब तक आप कर नहीं दे सकते, जितने भी समय, महीने 2 महीने, जितने भी समय तक आप कर नहीं चुका पा रहे हो, तब तक आपका वो उत्पादन का जो माल है वो इस भंडार गृह में रखा रहता है, ठीक है। और एक होता है सीमा शुल्क कर। इसका क्या मतलब होता है, देखो, आयातित माल पर जो कर लगाया जाता है उसे सीमा शुल्क कहते हैं। आयातित माल मतलब कि आपने किसी दूसरे देश से माल मंगाया है। तो उत्पादन कर मतलब क्या होता है, उत्पादन में आपने कोई माल बनाया है, कच्चा माल से तैयार माल में बनाया है, तो आप क्या करोगे, उस माल को दूसरे देश में बेचने जा रहे हो, तो उस माल को तब तक नहीं बेच पाओगे आप जब तक आप उस पर टैक्स ना दे दो, कर ना दे दो, ठीक है। और जब तक आप टैक्स नहीं देते तब तक ये लोग आपका माल वहाँ पर रख लेते हैं। और सीमा शुल्क कर होता है कि जब आप किसी दूसरे देश से अपने देश में माल मंगाते हो, ठीक है। आयात करना मतलब किसी दूसरे देश से अपने देश में माल मंगाना। तो जब आप किसी दूसरे देश से अपने देश में माल मंगाते हो उस पर कर लगाया जाता है, और जब तक आप उसका कर ना चुका दो तब तक वो आपका माल मतलब बंधक के रूप में उस भंडार गृह में रख लेते हैं, जिसका नाम होता है बंधक भंडार गृह, ठीक है। तो बंदरगाह से माल छुड़वाने के लिए इस कर का भुगतान करना पड़ता है। बंदरगाह मतलब जिस रास्ते जहाँ पर ये भंडार गृह बना होता है,
ठीक है। तो देखो समझ आ गया ना क्या होता है बंधक भंडार गृह। अब हम पढ़ेंगे बंधक भंडार गृह के लाभ कि मतलब आपने जो बंधक भंडार गृह है कि मतलब आप कर नहीं चुका पाए तो आपका माल उस भंडार गृह में रखा हुआ है, बंधक भंडार गृह में रखा हुआ है। तो उससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं आपको उससे कि आपका माल वहाँ रखा हुआ है तो कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं। पहला फ़ायदा है पुनर्निर्यात व्यापार में सहायक। यदि व्यापारी का विचार माल बंदरगाह से ही किसी अन्य देश को निर्यात करने का बन जाए तो सीमा शुल्क से बचा जा सकता है। देखो आयात और निर्यात, आयात मतलब किसी दूसरे देश से अपने देश में माल मंगाना और निर्यात मतलब अपने देश का माल किसी दूसरे देश में बेचना, ठीक है। क्योंकि पुनर्निर्यात व्यापार की स्थिति में सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो आपने माल बेचा है, उस पर कर आपने नहीं दिया है, वो आपका माल उन लोगों ने उस भंडार गृह में रख लिया है, ठीक है। लेकिन मान लो आप दोबारा उस माल को बेचना चाहते हो, जो आपने माल मंगाया है उसको दोबारा बेचना चाहते हो वापस। कोई माल आपने दूसरे देश से मंगाया था और उसको आप दोबारा बेचना चाहते हो, उस पर आपको कर नहीं देना पड़ता है फिर। मतलब देखो क्या है कि आपने किसी दूसरे देश, सीमा शुल्क क्या होता है, किसी दूसरे देश से अपने देश में माल को मंगाना यानी आयात करना, ठीक है। और मान लो जो आपने आयात किया है माल, उन लोगों ने वो माल अपने भंडार गृह में रख लिया है बंधक के रूप में कि आपने टैक्स नहीं दिया। लेकिन आप सोच रहे हो कि जो माल रखा हुआ है, जो मैंने मंगाया है, उसको मैं दोबारा किसी दूसरे देश में बेच दूँ। तो जब आप पुनर्निर्यात करते हो, जब दूसरे देश में दोबारा उस माल को बेचते हो, तो आपको कर नहीं देना पड़ता है, तो आप उस माल को तुरंत बेच सकते हो, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा होता है कि पुनर्निर्यात व्यापार में सहायक होता है कि आप टैक्स नहीं दे पा रहे हो और आपका मन कर रहा है कि आपका विचार है कि आप माल जो बंदरगाह में रखा हुआ है उस माल को किसी अन्य देश में निर्यात करने का बन जाए, सीमा शुल्क से बच सकते हो आप कि जब उस माल को दोबारा किसी दूसरे देश में बेचकर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा फिर, ठीक है, भुगतान नहीं करना पड़ता। वित्तीय सहायता, बंधक भंडार गृह से प्राप्त रसीद के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब भी यही है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि भंडार गृह में माल रखने से आपको एक रसीद मिलती है, यानी एक रिसिप्ट मिलती है और उसमें प्रूफ होता है कि आपका माल इस भंडार गृह में रखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो, या आप लोन वाले को गारंटी के रूप में वो रसीद दे सकते हो कि मेरा माल इस भंडार गृह में रखा हुआ है, या अगर वो माल ना चुका पाए तो वो माल उसका ले सकते हैं, यानी लोन लेने में मदद करता है, ठीक है। कर के कर के धीमी गति से भुगतान का लाभ, मतलब क्या है इसमें, ये जो बंधक भंडार गृह है इसमें जो माल रखा हुआ है, इसमें ये लोग तुरंत आपका कर नहीं मांगते कि तुरंत टैक्स चुकाओ। आपको जब तक आपका माल नहीं मिलता है, जब तक आप टैक्स ना दे दो, तो आप चाहे तो 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में भी टैक्स दे सकते हो और अपना माल छुड़वा सकते हो। तो जो आपका टैक्स है वो धीरे धीरे दे सकते हो, तो धीमी गति से भुगतान का लाभ मिलता है आपको। बंधक भंडार गृह में रखे गए माल को धीरे धीरे कर का भुगतान करके माल को छुड़वाया जा सकता है, ठीक है। धीरे धीरे भी दे सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि एक साथ दे दो, अब धीरे धीरे भी किस्तों में दे सकते हो और आप माल छुड़वा सकते हो, तो इससे फ़ायदा मिलता है। और देखो आपको किस चीज़ से फ़ायदा मिलता है, वैज्ञानिक संग्रहण का लाभ, बंधक भंडार गृहों में माल को वैज्ञानिक तरीकों से रखा जाता है। इस प्रकार व्यापारियों को माल की किस्म में गिरावट की चिंता नहीं होती। तो मतलब जो बंधक भंडार के जो सरकारों ने बनाए हुए हैं, उसमें आपका माल है जो रखा हुआ, वैसे ही नहीं रख लेते कि तुरंत ऐसे रख लिया बस फेंक दिया और रखा रहा, नहीं। वो लोग काफ़ी अच्छी तरीके से रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। वैज्ञानिक तरीके से, साइंस की तरीके से रखते हैं, कीड़े मकोड़े ना लगें, ख़राब ना हो, नमी ना हो, तो इससे इनको फ़ायदा होता है। इनको चिंता नहीं रहती कि आपका इनका माल वहाँ रखा हुआ है तो ख़राब ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो इससे चिंता मुक्त रहते हैं कि वैज्ञानिक संग्रहण का लाभ मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बंधक भंडार गृह क्या होते हैं और भंडार गृह क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अच्छे से समझ आ रही है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, अच्छा पढ़ाती हूँ या नहीं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।